नमस्कार, मैं पंकज प्रसून। दोस्तों, पश्चिम बंगाल जल रहा है। मुर्शिदाबाद में आग लगी हुई है। नेशनल हाईवे 12 ब्लॉक कर दिया गया है। ट्रेनें रोक दी गई हैं और इस पूरी घटना को कवरेज करने वाले पत्रकारों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा जा रहा है। मैं आपको पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद की तस्वीरें दिखा रहा हूं। सड़कों से उठता धुआं, लोगों की नारेबाजी। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में फ्री फॉर ऑल हो गया है, जिसको जो मर्जी वो कर रहा है। एक महिला, घायल महिला की तस्वीर है, इसे गौर से देखिए। ये एक पत्रकार है और पश्चिम बंगाल की जानी पहचानी पत्रकार है G24 तास। वहां एक चैनल है बंगाली और उसमें ये काम करती हैं। एक महिला पत्रकार को भीड़ ने दौड़ाया और इनकी जान लेने की कोशिश की। वो भी कब? पूरा पुलिस महकमा वहां मौजूद था, तब भीड़ ने दौड़ा दिया। कैमरामैन की पिटाई की, पत्रकार को पीटा। वो घायल हैं, इलाज करा रही हैं। और पता है, मुर्शिदाबाद के बेलदांगा में ये पूरा हिंसा, ये पूरी अराजकता किस कारण थी? मुर्शिदाबाद का एक मजदूर था जो कि बगल के राज्य झारखंड में काम करने गया और काम करने के दौरान किसी के साथ पैसे के लेन देन पर इसको एक बहस हुई और फिर अपने कमरे में आकर यह मृत पाया गया। कुछ लोग कह रहे हैं कि इसने आत्महत्या कर ली, फांसी लगा लिया। अब मुझे नहीं पता, इस मामले की जांच जब होगी, जब पुलिस कुछ बोलेगी, तब पता चलेगा कि मौत कैसे हुई। लेकिन उस मौत को लेकर पश्चिम बंगाल का पूरा जिला जला है। उस मजदूर का नाम अलीम शेख है और झारखंड में वो काम करने आया था। अब मुर्शिदाबाद के लोगों का यह आरोप है कि झारखंड हो, बिहार हो, आसपास के जिन राज्यों में हम काम करने जाते हैं, वहां के लोग हमें बांग्लादेशी कहते हैं और बांग्लादेशी बोलकर प्रताड़ित करते हैं, क्योंकि एक तो हम मुसलमान हैं, दूसरा बंगाली बोलते हैं। हो सकता है कि उनकी पीड़ा सही हो, लेकिन इस पीड़ा को दूर करने के लिए उपाय जो वो कह रहे हैं कि ये हिंसा, अराजकता, मारपीट, ट्रेनें रोक देना, हाईवे जाम कर देना। खैर, अब इस पूरे घटना पर और खास करके जो महिला पत्रकार के साथ पुलिस की मौजूदगी में मारपीट की गई, उस पर राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का बड़ा अजीब बयान आया है। ममता बनर्जी ने कहा कि जब उस पत्रकार को पता था कि वहां पे भीड़ है तो वो गई क्यों? यकीन नहीं है? आप खुद सुन ले। আরে ভাই, আমি তো বলছি, আমি তো এটাকে সাপোর্ট করছি না, কিন্তু মবের মধ্যে ঢুকতে বারণ করো, কারণ তুমি তো জানো এটা আমারও হাতে নেই। আমি তো করাইনি ঘটনাটা। জুম্মাবারে এমনিতেও জমায়েত হয়ে প্রোগ্রাম করে, মন্দিরে যখন লক্ষ লক্ষ মানুষ যায়, ভোরবেলা পার লাগায় যায়, দুর্গাপুজোয় যায়, আমি কি তাদের আটকাতে পারি? এটা তাদের স্বতঃস্ফূর্ত। কিন্তু স্বতঃস্ফূর্ততা থেকে দেখো, ক্ষোভটা স্বাভাবিক, যেহেতু হাজার হাজার লোককে নোটিশ পাঠাচ্ছে, পরিযায়ী শ্রমিকদের উপর অত্যাচার হচ্ছে, যুক্ত হয়ে যাচ্ছে, বিজেপি দাঙ্গাগুলো লাগাচ্ছে এবং এর পেছনে গভর্নমেंट ऑफ इंडिया एजेंसी আছে। तो सुना आपने, राज्य की मुख्यमंत्री कह रही है कि दिन के उजाले में जहां प्रदर्शन हो रहा है वहां पत्रकार क्यों जा रहे हैं? यानी पत्रकारों को नहीं जाना चाहिए, कवरेज नहीं करना चाहिए। ये बंगाल है बाबू, यहाँ के मुख्यमंत्री ऐसा बोल सकती हैं, क्योंकि आरजीके मेडिकल कॉलेज वाले बलात्कार कांड पे भी इन्होंने यही कहा था कि रात के 8 बजे वो लड़की बाहर क्यों गई थी। इसका मतलब है कि लड़कियां बाहर ना जाएं, वो काम ना करें, क्योंकि सड़कों पर पाले हुए गुंडे घूम रहे हैं। लेकिन जब बंगाल और झारखंड की बात कर रहे हैं, तो बंगाल और झारखंड में एक समानता भी है। आप सबको पता है, ममता बनर्जी ईडी के हाथ से फाइल छीनकर भाग गई। अब इस बात को सुनकर, इस खबर को सुनकर झारखंड पुलिस को भी जोश आ गया। झारखंड पुलिस ईडी कार्यालय दंदनाते हुए घुस गई, रांची में जो ईडी का कार्यालय है, और ईडी अधिकारियों से पूछताछ करने लगी। पता है मामला क्या था झारखंड का? संतोष कुमार नाम का एक कैशियर है और पेयजल विभाग में वो कैशियर है। अब पेयजल विभाग में 20 करोड़ के घोटाले का उस पर आरोप है और संतोष कुमार को पहले झारखंड पुलिस अरेस्ट कर चुकी है।
वो झारखंड पुलिस के जमानत पे रिहा है। अब उस संतोष कुमार ने ये आरोप लगाया है और एयरपोर्ट थाना है रांची में, वहां पे एक एफआईआर दर्ज कराया जिसमें उसने कहा है कि ईडी के अधिकारियों ने मुझे बुलाया और पेयजल स्वच्छता विभाग में घोटाले को लेकर मेरे साथ मारपीट की गई और इतनी मारपीट की कि मुझे 6 टांके लगे और मेरा खून से सना हुआ शर्ट बदलवा कर टी शर्ट पहनाया गया और वहां से भेजाया गया। ये उसका एफआईआर है। अब इसी एफआईआर के आधार पर झारखंड पुलिस ईडी कार्यालय में घुस जाती है और ईडी अधिकारियों को हड़काने लगती है। अब ईडी का बयान क्या है वो सुनिए। ईडी का कहना है कि हमने कोई समन तो उसे भेजा नहीं था। एक दिन वो खुद आया और उसने जो टेबल पे कांच का एक जार रखा हुआ था पानी पीने का, उससे मार के अपना सर फोड़ लिया और बाद में जाके ये पूरा एफआईआर वगैरह दर्ज कराया है। हमें अगर किसी को बुलाना होता है तो हम समन भेजते हैं, समन तो भेजा ही नहीं उस संतोष कुमार को। तो एक ऐसे व्यक्ति पर जिसपे 20 करोड़ के घोटाले का आरोप है, एक ऐसे व्यक्ति के एफआईआर पे जिसे खुद झारखंड पुलिस ने गिरफ्तार किया है, और उस व्यक्ति के एफआईआर के आधार पे झारखंड पुलिस घुस जाती है ईडी के दफ्तर और ईडी के दफ्तर को घेर लेती है बाकायदा। बाद में ईडी के अधिकारियों ने अपनी सुरक्षा के लिए सीआईएसएफ के जवानों को बुलाया और तब झारखंड पुलिस वहां गई। फिलहाल इस पूरे मामले में जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टर है वो झारखंड हाईकोर्ट गई है और उसने अपनी सुरक्षा की गुहार लगाई है। साथ ही जो संतोष कुमार ने जो एफआईआर दर्ज कराई है उसे निरस्त करने की मांग की है। अब यह पूरा मामला झारखंड पुलिस बनाम इन्फोर्समेंट डायरेक्टर, एक तरफ झारखंड पुलिस, दूसरी तरफ ईडी और ईडी के सुरक्षा में लगे सीआईएसएफ वगैरह के लोग जो केंद्रीय सुरक्षा बल के जवान हैं। तो झारखंड हो या बंगाल, एक चीज कॉमन है कि केंद्रीय एजेंसियां दोनों जगहों पे निशाने पर है। दोनों जगहों के स्टेट पुलिस का आरोप है कि जो केंद्रीय पुलिस बल है वो उनके काम में इंटरफेरेंस कर रहा है, काम नहीं करने दे रहा। एक तरह से ये संवैधानिक अराजकता की स्थिति है। सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल के मामले में अपना फैसला दे दिया। झारखंड के मामले में झारखंड हाईकोर्ट में फैसला होना है। डर यह है कि कहीं बंगाल की तरह यहां भी हाईकोर्ट में हल्ला हंगामा तो नहीं हो जाएगा। तो एक कहावत है हमारे यहां, घोड़े को नाल ठुकवाते देख मेढकी ने भी पांव ऊंचा कर लिया कि मुझे भी नाल ठोक दो। यही हाल बंगाल में जो कुछ भी हुआ उसे देखते हुए झारखंड में भी झारखंड पुलिस ने ऐसा ही किया है। बाबूलाल मरांडी हैं, झारखंड में नेता प्रतिपक्ष हैं, उन्होंने इस पूरे मामले पर क्या कहा पहले एक बार सुन लेते हैं। तो पता चला कि एकाएक सोमवार को वहां हाजिर हो जाता है, उपस्थित हो जाता है एकाएक, और कहता है कि हमसे बयान ले लीजिए, जो जानकारी जो मिल रही। उसके बाद ईडी वालों ने कहा कि ठीक है, आया है तो ले लिया जाए। तो पहले जितना उन्होंने बयान दिया तो उसके ठीक उन्होंने उल्टा कहा, और तब जानकारी मिल रही है कि ईडी वालों ने उनसे कहा, अखबार में भी कई चीजें छापी है और हमने कई लोगों से सवेरे से थोड़ा सा क्वेरी करने की कोशिश किया, कहाँ क्या हुआ है मामला इसमें से, आखिर पुलिस ईडी के दफ्तर को क्यों घेरा हुआ है, क्या है मामला। तो पता चला कि नहीं, ईडी ने उनको कहा कि अगर तुम जो उस समय बात बोले आप पलट रहे हो तो ये सारे पैसा तो शायद उनकी संतोष के पत्नी के खाता में भी गया हुआ है। बोला कि पत्नी को भी हम लोग पूछेंगे। और उन्होंने दीवार में अपना मुंडी को पटका, थोड़ा सा खरोच लगा। फिर ईडी वालों ने शायद उसको हॉस्पिटल में जांच उच करवाया, फिर वापस लाया। इसके बाद फिर पूछताछ करके बाद छोड़ दिया बाकी सारी चीजें। ये शायद सोमवार की घटना है। मंगलवार को एयरपोर्ट के थाना में उन्होंने एफआईआर कर देते हैं कि हमको जान से मारने की साजिश थी। झारखंड पुलिस वैसे बहुत ईमानदार है और उसे ईडी के अधिकारियों से पूछताछ करने का अधिकार भी है। झारखंड के अखबार की कतरने आप निकालकर देख लीजिए, पिछले 1 महीने के आपको जो खबरें सबसे ज्यादा मिलेगी, बालू वाले से वसूली, अवैध कोयला ढुलाई वाले से वसूली, फर्जी मामले लगाकर किसी गरीब को थाने में बंद करके पिटाई करना, सरकार की किसी ने आलोचना की तो उस व्यक्ति को पकड़कर थाने में हड़काना, पिटाई करना, और इस तरह के तमाम गहने झारखंड पुलिस ने अपने मेडल की तरह लगा के रखे। ऐसी ईमानदार पुलिस को क्या ये मोरल हाई ग्राउंड है कि वो ईडी और सीबीआई के दफ्तर में घुसकर उसको चारों तरफ से घेर कर ईडी के अधिकारियों से पूछताछ करे, वो भी एक ऐसे व्यक्ति के आरोप पर
जिसे उस झारखंड पुलिस ने खुद अरेस्ट किया है, और जो 20 करोड़ के घोटाले का आरोपी है, पूरे विभाग में वो बदनाम है। फैसला मैं आप पर छोड़ता हूं। बंगाल और झारखंड में जो अराजकता सी स्थिति है, इस पे आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार।